नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जूनियर सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि अति महत्वपूर्ण है जीएस सेक्शन के लिए, प्लस जूनियर सुपर टेट में जो एसएसटी की पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है ये डीएसएसबी की टीजीटी सोशल साइंस के लिए, प्लस इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है पीजीटी के जीआईसी के जीएस पोर्शन के लिए। बताना आवश्यक था बिकॉज आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ जूनियर सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इसमें हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। गलती से यहाँ 3 लिखा है तो इसको छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर है 2, और जैसा आप लोगों ने बोला था कि टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके आइए, तो अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी टॉपिक वाइज कराऊंगा। टॉपिक वाइज मतलब थोड़ा ब्रॉडर टॉपिक लेके आ गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जो जीएस में आता है। नेशनल मूवमेंट का एक ये लेक्चर होगा जिसमें कि हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अत्यधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और इसमें वो क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश की गई है जो थोड़े से अच्छे हों, नए हों, ज़्यादा इंक्लूडेड हैं और आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है अभी, वो बता दीजिए, देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन तो रैयतवाड़ी के बारे में खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक मिनट, क्वेश्चन रैयतवाड़ी के बारे में खूब पढ़ा होगा। अभी रैयतवाड़ी के ऊपर थोड़ा डिटेल में आंसर दे दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टीचिंग से लेके पीसीएस तक की, यूपीएससी तक की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था बच्चा लोग क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था पहले सरकार को टैक्स, जैसे इनकम टैक्स अपन देते हैं वैसे तो नहीं होता था, तो अनाज था, मेनली कृषि प्रधान देश था, तो हम लोग मुख्य रूप से अनाज की फॉर्म में टैक्स देते थे। और 3 बड़े टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हुए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। भू राजस्व जिसको आप बोल सकते हैं, भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें कि सबसे मेन था एक स्थायी बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, फिर एक रैयतवाड़ी और तीसरा महालवाड़ी। तो यहाँ क्वेश्चन है रैयतवाड़ी से। रैयत शब्द का अर्थ होता है बेसिकली किसान। ये व्यवस्था लगभग भारत के 50% से अधिक क्षेत्र में पाई जाती थी, में अपनाई गई थी, और दक्षिण भारत से इसका उद्गम हुआ था। थॉमस मनरो इसके प्रदाता माने जाते हैं। खैर, अब देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था, किसान बिचौलिया होता था, मतलब कि किसान से ही, बिचौलिया का कंसेप्ट नहीं था, किसान से ही अंग्रेज सरकार सीधे टैक्स कलेक्ट करती थी। अब इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं कि पहला पॉइंट है, इसमें बताया गया कि सभी कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सी बातें सही हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला पॉइंट है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरी बात है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सरकारी जमीन देती थी जो भूमिहीन होते थे खेती करने के लिए, मतलब कि अपनी जमीन दे दी सरकारी भूमि और उनसे टैक्स लेते थे उसके बदले में। सिंपल बात है, अपनी जमीन तो वो स्थायी बंदोबस्त में भी देते थे, महालों में भी देते थे, ठीक है। तीसरी बात, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण भी किया जाता था। मतलब टैक्स लगाने से पहले लैंड का पहले सर्वे होता था कि क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से टैक्स निर्धारित होता था और उसका वैल्यूएशन किया जाता था। तो कौन सी बात सही है? तीनों बात सही है। तो सी ऑप्शन के साथ एकदम लहराते हुए चलिए, सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन से कई सारे अंश आप लोगों के सामने आएंगे। 30 क्वेश्चन है, 30वें क्वेश्चन तक जरूर साथ रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम आगे बढ़े, ये तो आंसर है। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? अनुद्योगीकरण भारत में जिस प्रकार आपको पता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी से ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति डेवलप हो गई थी, और इंडिया में जब ब्रिटिशर्स अपने व्यापारिक हितों के साथ साथ राजनीतिक हित में भी मजबूत हो गए, तो उन्होंने भारत में व्यापार को और कड़ा कर दिया और अपना फ़ायदा देखने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान भारत के इकोनॉमिक सेक्टर में क्या बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिले, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बोल रहे हैं क्या इस प्रक्रिया के दौरान ये प्रक्रिया 1813 में आरंभ हुई। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। अच्छा, 2 ही पॉइंट हैं। अब इसमें से बताइए कौन सी बात इसमें से करेक्ट है। ये वो समय था जिसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो एक मोनोपोली के साथ आई थी कि यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे ब्रिटेन की तरफ से बिजनेस सिर्फ ये कंपनी करेगी, और धीरे धीरे 1813 से ये प्रक्रिया शुरू हुई कि अब बिजनेस मेन एम है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्रमुख नहीं होगी। अब इसके अंतर्गत आंसर क्या होगा? आंसर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, दोनों ऑप्शन इसमें
करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही हैं। मतलब कि 1813 से ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी कि जो एकाधिकार है, मोनोपोली है, वो ख़त्म की जाएगी और रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें किसकी भी मदद लेनी पड़े, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार रेवेन्यू कमाने का नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लिए क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे से बैठ के ठंडे दिमाग से पढ़ने वाले हैं। आपको लगता होगा कि जूनियर सुपर टेट में या जीआईसी में तो आसान क्वेश्चन आएंगे या सिंपल से क्वेश्चन आने चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इनसे 10 सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस सीरीज़ में, जिस वीडियो में आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले, वो वीडियो फ़ायदेमंद होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो कोई मतलब नहीं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी, मतलब 1801 से लेके आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन एक परिणाम था। मतलब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो रूल होता उसका इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ने लग गया था। इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है भारतीय हस्तशिल्प, है ना, हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट है भारतीय कृषि का कमर्शलाइजेशन हुआ। चौथी बात है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। आर्थिक तौर पे भारत में अंग्रेज आए तो इसका इकोनॉमिक में क्या इफेक्ट पड़ा, इन चारों में से मुझे बता दीजिए। देखिए हैंडीक्राफ्ट तो बहुत, एक्सपोर्ट का तो मतलब ही नहीं यार, ये रॉ मटेरियल तो लेके जा रहे थे ना, तो डिमोरलाइज कर रहे थे, मशीनों से बना हुआ सामान ला रहे थे, तो हैंडीक्राफ्ट तो हमारा डैमेज हो गया। दूसरी बात, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि नहीं, कारखाने तो बंद होने लग गए। अभी हाथ से एक बुनकर अपनी साड़ी बुन रहा है, अभी ब्रिटेन से सीधे लंदन से मशीन में बनी हुई साड़ी बन के आ गई, सस्ती साड़ी थी, इजीली डैमेज होने लगे। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, बिल्कुल हुआ, कमर्शलाइजेशन होने लगा, चाय की खेती से लेकर अफीम की खेती से लेकर नील खेती जो बोल लीजिए। सी ऑप्शन, ये इफेक्ट पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट में ही काउंट होगा, है ना। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जी नहीं, नगर तो बड़े बनी नहीं थे, औद्योगिकरण हो ही नहीं रहा था भारत में। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तब होती है जब औद्योगिकरण होता है, जैसे वर्तमान में भारत में है कि इंडिया के बड़े बड़े शहरों में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज हुई है, स्लम बने हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सेम सिचुएशन हुई थी ब्रिटेन में भी जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए। हम सी ऑप्शन के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फोर्थ क्वेश्चन कंपेरेटिवली आसान होना चाहिए और आप लोगों, सभी लोगों को ये आता भी होगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक चिंगारी शुरू हुई थी बैरकपुर से, मंगल पांडे जी को जो फांसी दी गई, पता है आप लोगों को। उसके बाद ये घटना थी करीब मार्च के लास्ट की, 29 मार्च के आसपास की। 10 मई के आसपास मेरठ में असली वास्तविक रूप से म्यूटिनी हुई, विद्रोह हुआ 1857 में, जिसको कि 1857 की शुरुआत माना जाता है। और वो लोग जब दिल्ली पहुंच गए थे और वहाँ से सारे सैन्य अलग अलग रियासतों में पहुंचे। सच्चाई तो यह है कि उस समय के जो रियासत के राजा थे या शासक थे वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसे सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी समझा गया था। लेकिन जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बड़े बड़े इफेक्ट होने शुरू हो गए, रिपल्स इफेक्ट, तब जाके धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई। तो सबसे पहला तो भैया यही था, सैनिकों का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये देखिए, ये है लीडरशिप, किसने कहाँ लीड किया, और ये वो स्थान है जो 1857 में जो जगह विद्रोह हुए थे, है ना, और उसमें किसने कहाँ क्या लीड किया। आसान वाले पकड़ लेते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है, इनके जो नाबालिग पुत्र थे, इन्होंने उनको शासक घोषित किया था। उसके बाद कानपुर से अजीमुल्ला और फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह। कानपुर से नाना साहब का भी नाम आता है, अगर नाना साहब का नहीं हो तो अजीमुल्ला खां का होगा। आंसर यहाँ पे डन है। कितने लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ साथ इसकी PDF एमकृति ऐप पे मिलने जा रही है, तो एमकृति ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर में आप एमकृति वर्ड टाइप करेंगे, आपको ऐप मिलेगा, उस ऐप को इंस्टॉल करिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, बिकॉज कंटेंट है उस लायक। टीचिंग PCS संबंधित सारे एग्जाम्स के लिए PDF क्वेश्चन सब कुछ है वहाँ पे, ठीक, बिल्कुल भी ऐड नहीं है, छोटा सा सिंपल सा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है फिर से। ये क्रांतिकारी हैं, ये वो जगहें हैं। अब मुझे बता दीजिए कौन कहाँ पे था। जल्दी से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी दे देता हूँ मैं। नाना साहब कानपुर मैंने बता दिया, अब बाकी का मुझे बता दीजिएगा। हामिद अली खां
मौलवी अहमद उल्ला और मनीराम दीवान। जल्दी से फिर मैं आप लोगों के सामने आंसर दे दूंगा, इजी है। तो अभी देखो ए का 2 है तो आंसर हमारा इन्हीं दोनों में से एक होना चाहिए, है ना। आंसर हमारा इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो अब इसके साथ क्या हो गया, दोनों का दी वाला ऑप्शन भी कॉमन है, तो हामिद अली खां दिल्ली हो गए। अब बताइए जल्दी। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग पे जोर डालने के लिए मजबूर करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप एक A4 साइज की शीट लेके बैठते हैं तो शायद आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा आसान और अच्छे से समझ आएंगे। बिकॉज जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए। DSSB की TGT सोशल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियरली 2 1 3 4, सी का 3 और डी का 4 ये ऑप्शन क्लियर। चलिए नेक्स्ट इजी क्वेश्चन कहा जाएगा इसको। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब 1857 का जो विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम बोलते थे, किस राइटर ने बोला था कि ना तो वो पहला विद्रोह था, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे विद्रोह हुए थे, ना तो वो राष्ट्रीय था बिकॉज इनके अकॉर्डिंग कि उस समय इंडिया एज ए नेशन तो कोई परिकल्पना ही नहीं थी। भारत सिर्फ रियासतों का हिस्सा था। इंडिया एज ए नेशन तो डेवलप हुआ 1858 में जब ब्रिटिश इंडिया डेवलप हुआ, और ना ही ये कोई संग्राम था, है ना। तो किसने बोला था ये, RC मजूमदार, SN सेन, ताराचंद या VD सावरकर ने। एक वामपंथी विचार RC मजूमदार है जिनको भारतीय इतिहास लेखन में काफ़ी बड़ा कार्य दिया गया था आज़ादी के बाद भी। खैर आगे की ओर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया से संबंधित है। महारानी विक्टोरिया की एंट्री होती है तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की अप्रत्याशित घटना को लेकर हतप्रभ हो जाती है। और यह क्वेश्चन है 8वां। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, महारानी विक्टोरिया का जो डिक्लेरेशन था 1858 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फेलियर हो गया 1857 में, म्यूटनी को रोकने में, विद्रोह को रोकने में, और इंडिया में बहुत बड़ी अपराइजिंग हुई, तो ब्रिटेन सरकार ने समझ लिया, ब्रिटेन क्राउन ने समझ लिया कि अभी भारत में सिर्फ कंपनी शासन नहीं कर सकती, और अगर हमें लंबे समय तक शासन करना है तो सरकार को बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। और इसी के साथ उन्हें ये डिक्लेरेशन हुआ और ब्रिटेन की जो महारानी थी भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई थी, ठीक है। अब उसका इनका जो लक्ष्य क्या था, जैसे मैंने बताया वही। पहला पॉइंट क्या है इसमें, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरी बात, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरी बात, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। पहला पॉइंट तो खत्म, इंडिया को छोड़ने का तो नियत था ही नहीं उनका। दूसरा पॉइंट कि अब भारत के प्रशासन को क्राउन की लीडरशिप में ले आए, बिल्कुल ठीक बात। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म कर दिया, कंटिन्यूटी मतलब नहीं। तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन यही करेक्ट है, बी फॉर बॉम्बे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। जूनियर सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप जूनियर सुपर टेट की क्लास अभी तक नहीं ले पा रहे हैं, ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, करीब 30-40 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, देख लीजिए। प्लेलिस्ट में भी हैं, उसके अलावा भी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और क्लासेस अगर नहीं ले पा रहे हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक थी आनंद मठ, है ना। उसमें इस विद्रोह का बड़ा जिक्र किया था जिससे कि इसको ज़्यादा पढ़ा गया, समझा गया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। क्लियर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। शिशिर कुमार घोष का इसमें नाम आप देख रहे होंगे। शिशिर कुमार घोष आनंद बाजार पत्रिका के संपादक या शुरुआत करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। मुस्लिम किसानों का विद्रोह, वहाँ के पॉलीगर के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, और ख़ासतौर से केरल के क्षेत्र में हुआ था मालाबार 1921-22 के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलते हैं, वुड्स डिस्पैच की बात करते हैं हम लोग। 10वीं क्लास से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके प्रमुख थे सर चार्ल्स वुड। उन्होंने एक
पत्र जारी किया था जिसको वुड्स डिस्पैच का नाम दिया गया, और भारतीय शिक्षा में इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, बिकॉज पहली बार भारतीय शिक्षा पर इतनी खुल के बात हुई। इसमें फंडिंग स्पेंडिंग की बात हुई, साथ में हमारे जो शिक्षा है उसके किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, और किस तरह से इसी डिस्पैच के बाद ही 3 प्रेसिडेंसीज़ में 3 कॉलेजेस खोलने की बात की गई, यूनिवर्सिटीज़, मतलब जो मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में खुली थी इसी के बाद ही, और इंग्लिश लैंग्वेज में हायर एजुकेशन दी जाए, ठीक है। इसके साथ साथ वर्नाकुलर लैंग्वेज का भी ध्यान दिया जाए। ये सारा कुछ वुड्स डिस्पैच की ही देन थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बोला था? पहला पॉइंट है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की, जो ग्रांट वगैरह मिलती थी ना, है ना, पैसे ग्रुप में। दूसरा, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की सिफारिश की गई, बिल्कुल सही बात। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में इंग्लिश की सिफारिश की गई। कितना माइन्यूट क्वेश्चन है ये, सभी लेवल पे नहीं, सिर्फ हायर एजुकेशन में इंग्लिश, बाकी में तो अपना मज़े से पढ़ना है अपना जो विषय है अपने मातृभाषा या अपने आम जन भाषा में, लेकिन हायर एजुकेशन इंग्लिश में, बिकॉज वो एलीट डेवलप करना चाहते थे। तो ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट तो हो गया गलत, पहला दूसरा है सही, तो ए ऑप्शन कर देना ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या शानदार क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर, एकदम सही बात है। 1813 के चार्टर में ही कहा गया था 1 लाख की फंडिंग की स्पेंडिंग की बात की गई थी, है ना। उसके साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को प्रमुख माध्यम बनाया गया था। दूसरी बात है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में थी। ये कमेटी ने ही 1 लाख रुपए देने थे, ठीक है, इसीलिए बनाई गई थी कमेटी, तो ये भी सही बात है भाई। दूसरी बात है प्राच्यवादी मतलब और आंग्लवादी जो एंग्लिश थे, इनके बीच का विवाद था। तो इसमें से इन 3 में से किन किन चीज़ों की नींव पड़ी? डी, तीनों इसमें करेक्ट किया गया। तीसरे पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन ठीक है, शुरू के दोनों तो करेक्ट थे, तीसरे में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तीनों करेक्ट हैं। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। डेक्कन मतलब दक्कनी क्षेत्र, दक्कन का पठार। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में कौन कौन शामिल था, कौन संबंधित था? जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या दयानंद सरस्वती? तो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके साथ साथ मनमोहन घोष भी थे, नहीं मनमोहन घोष भी थे, और चिंपल का मुझे नाम नहीं आ रहा, ये लोग भी शामिल थे, बाल गंगाधर तिलक मेनली, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन के साथ अगर चलेंगे, कौन सा कॉलेज कब बना, इसमें सही गलत चुनना है। इसमें से कौन सी चीज़, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स ने नहीं, जोनाथन डंकन ने, ये तो हो गया गलत। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने, फोर्ट विलियम आर्थर वेलिजली ने। बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसमें से आपका बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, केवल दूसरा वारेन हेस्टिंग्स। फोर्ट विलियम भी उनका गलत है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आसान सा क्वेश्चन है, ये वर्नाकुलर एक्ट 1878 का, 1878 का वर्नाकुलर मतलब देशी भाषा की जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर अंकुश लगाना। ये एक्ट आया था 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में, जिसके अंतर्गत जो भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे वो सरकार के विरुद्ध कुछ भी छापेंगे तो उन पर बैन लग सकता है, उनके ऊपर उनको सजा हो सकती है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है राष्ट्रद्रोह के तहत, ठीक है, जिसको कि 1882 में हटा दिया गया लॉर्ड रिपन के काल में। तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। किसने रद्द किया था? रिपन ने रद्द किया था। रिपन वही स्थानीय स्वशासन के जनदाता जिसको बोला जाता है। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार की स्थापना किसने की? इंडियन मिरर अखबार की स्थापना कहाँ हुई या प्रकाशन कहाँ हुआ? कलकत्ता। उस समय मैक्सिमम जो अखबार थे वो कलकत्ता से ही छपते थे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन,
17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्या टेढ़ा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आरओ से लेके यूपीपीसीएस से लेके यूपीएससी तक में आया हुआ है। ये पूरी उम्मीद है कि पीजीटी जीआईसी में क्वेश्चन पब्लिश हो सकता है, आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। ये समाचार हैं, ये इनकी लैंग्वेज है, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज है। कौन सा समाचार किस भाषा का था, जल्दी से बताइए। भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक। जल्दी, तो नायक जो था वो तो बंगाली का था, ठीक है। प्रजामित्र गुजराती का, जल्दी। राष्ट्रमत मराठी का और भारत मित्र हिंदी। क्लियर, डन। देख लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज किसने तैयार किया था? महादेव गोविंद रानाडे जी ने, है ना। जल्दी बताइएगा। सत्य शोधक समाज, इसकी उत्पत्ति ही शुरू हुई थी जाति विरोधी आंदोलन के खिलाफ। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जाति विरोधी आंदोलन के खिलाफ ये तैयार हुआ था। क्वेश्चन कई बार आता, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, कमेंट में बताइए। अब इसका कोर रीजन था, रीजन यहां से क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, किस कारण से इसका संगठन बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या पेयर सही नहीं है, गलत है? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, सोशल सर्विस लीग एमएन जोशी, सेवा समिति कुंजरू, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। ये होगा एमजी रानाडे। बाकी सब करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा गलत है, डी ऑप्शन हमारा गलत है। ये 30 क्वेश्चन अगर हम लाइव सेशन लेते तो करीब लगता 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटे से ज़्यादा भी लगता लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, समय की बचत आप लोगों को जरूर करें। लाइव सेशन जल्दी हम शुरू करेंगे, हमारा लाइव सेशन भी स्पीडी होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई। दूसरी बात, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मापने को लेकर था। वेदों को लेकर जो आर्य समाज की जो फिलॉसफी थी उस पर बीजी तिलक का विरोध था। दूसरी बात, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। चौथी बात, विनोबा भावे ने शरणार्थी के लिए काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। अब इनमें से बताइए कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से। डी ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, पहला और दूसरा इसका गलत है। चलिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे ये यहाँ तो ऑटोमेटिक गलती हो गया, और ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। इस पे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमको सीखने को मिलता है, बिकॉज ये चीज़ें हम तभी पढ़ पाएंगे जब आपने बहुत डीप चीज़ें पढ़ी हो। लेके आगे की ओर अगर चलें, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? देखिए, कितने लोगों को जूरी अधिनियम पता है वो बताइए। जूरी अधिनियम क्या था कि अंग्रेजों की एक और चाल थी धर्म के आधार पर हमें बांटने की, और वो थी न्याय व्यवस्था में। कोर्ट में एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि ईसाई समुदाय को हिंदू मुस्लिम से ऊपर रखा गया। उस समय जो मुख्य रूप से जो कोर्ट की कार्रवाई होती थी वो मुस्लिम और हिंदू भाषा में या उनके द्वारा की जाती थी। तो इसमें ये बात कर दी गई कि जो कोई भी ईसाई, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो इंडियन हो, उसका केस किसी हिंदू या मुस्लिम जज की कोर्ट में नहीं चलेगा, ठीक है। जिसका घोर विरोध किया किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मैच सही नहीं है, कौन सा मैच सही नहीं है? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से बताइए, जल्दी से। डी ऑप्शन। इसमें ये तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन
अभिनव भारत की शुरुआत की या अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत जो संगठन है इसका नाम पहले था मित्र मेला, जो कि दो भाइयों ने मिलकर शुरू किया था, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर। और 1904 में इस मित्र मेला का नाम बदल के अभिनव भारत रखा गया। तो विनायक दामोदर सावरकर, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। जल्दी से डी, जमींदारी एसोसिएशन भारत का पहला पॉलिटिकल सिस्टम था जो एक प्रकार से जो जमींदार लोग थे उनके समस्याओं के, उनके ग्रीवांसेस को लेके बनाया गया था। भारत का पहला एक पॉलिटिकल सिस्टम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक था? सॉरी, बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सारे उत्तर प्रदेश और अन्य टीचिंग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक सदस्यों में से एक था? तो आंसर आप लोगों ने देख लिया, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और